नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टडी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में। ये रिस्क असेसमेंट का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट क्यों करना ज़रूरी है और रिस्क असेसमेंट का स्टेप्स क्या क्या होता है, ये सब लेके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस जो ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि रिस्क असेसमेंट क्या है और क्यों हम लोगों को रिस्क असेसमेंट करना ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। तो रिस्क असेसमेंट होता है एक क्वांटिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग किसी भी काम से कोई हैज़ार्डस इवेंट होने का चांसेस कितना है और उस हैज़ार्डस इवेंट अगर होगा तो उससे हार्मफुल इफ़ेक्ट कितना होगा, यानी कि कितना नुकसान हो सकता है, कौन कौन इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके बारे में जो डिटेल्स क्वांटिफिकेशन प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं कि रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट करना क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए किसी भी तरह की काम अगर हो रहा है, उसमें जो लेवल ऑफ रिस्क है, यानी कि उस काम में जो हैज़ार्ड है, उस हैज़ार्ड से क्या गलती हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और उस हैज़ार्डस इवेंट होने का चांसेस कितना है, यानी कि हाउ लाइकली इज़ इट, और उस हैज़ार्डस इवेंट अगर होगा तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को रिस्क लेवल दिखाई देता है। उस रिस्क लेवल को घटाने के लिए, यानी कि जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए, काम को सेफली करने के लिए हम लोग को रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट का स्टेप क्या क्या है? फर्स्ट जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड, सेकंड है एस्टिमेट द रिस्क, थर्ड इवैल्यूएट द रिस्क, फोर रिकॉर्ड योर फाइंडिंग एंड रिव्यू योर असेसमेंट। यानी कि किसी भी तरह का रिस्क असेसमेंट करने के टाइम पे आप लोगों को ये पांचों स्टेप का ध्यान रखना है और स्टेप वाइज ये रिस्क असेसमेंट धीरे धीरे आप लोगों को फिलअप करना है। तो आइए देखते हैं कि ये पांचों स्टेप का डिटेल्स कैसे हम लोग जान पाएंगे और कैसे इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो होता है आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड, यानी कि लुक। It is done by inspection, interviewing workers, past accident data, MSDS etc. यानी कि फर्स्ट स्टेप में, यानी कि हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन स्टेप में जो काम हो रहा है, जिस चीज़ का रिस्क असेसमेंट हो रहा है, उस चीज़ का इंस्पेक्शन पहले करना है। इंस्पेक्शन के माध्यम से देखना है हैज़ार्ड है कि नहीं। जो वर्कर उसमें काम कर रहा है उन लोगों से पूछना है कि इससे क्या क्या हैज़ार्ड हो सकता है, क्या क्या हैज़ार्ड आप लोग पास्टली देखे हो। और पास्ट एक्सीडेंट डेटा, यानी कि उस काम में अगर किसी भी तरह पास्ट में कोई इंसिडेंट या फिर नियर मिस हुआ, उसका डेटा हम लोग को चेक करना है। और MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ये हम लोग को चेक करना है। तो ये सब करके हम लोग को देखना है कि क्या क्या हैज़ार्ड है, हैज़ार्ड को आइडेंटिफिकेशन करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या है? एस्टिमेट द रिस्क, यानी कि आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म्ड, यानी कि जो हैज़ार्ड है, जो काम हो रहा है उसमें जो हैज़ार्ड है उससे कौन कौन इफेक्टेड हो सकता है। जैसे आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़ार्ड आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म्ड इफ दैट हैज़ार्डस इवेंट ऑकर, यानी कि अगर उस हैज़ार्डस इवेंट होगा तो कौन कौन उससे इंज्योर्ड हो सकता है। थिंक अबाउट एम्प्लॉय, नॉन एम्प्लॉय, विजिटर्स, ट्रेनी, वर्कर्स हु माइट बी हार्म्ड बाय दिस इवेंट इफ ऑकर, यानी कि सिर्फ वर्कर नहीं जो उधर काम कर रहा है, हर तरह का एम्प्लॉय, नॉन एम्प्लॉय, कौन कौन विजिटर उधर विजिट कर सकता है, ट्रेनी अगर उधर विजिट कर सकते, तो ये सब चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन उस हैज़ार्डस इवेंट अगर होगा तो उसमें अफेक्टेड होने का चांसेस है। तो सेकेंड स्टेप में उन लोगों को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में है एवेलुएट द रिस्क, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़ार्ड एंड एस्टिमेट द रिस्क के बाद आता है एवेलुएट द रिस्क, यानी कि रिस्क को एवेल्युएशन करना होता है।
रिस्क क्या है, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। सो इवैल्यूएशन का टाइम पे जो काम हो रहा है, जो हैज़ार्ड है, उस हैज़ार्ड होने का चांसेस यानी कि लाइक्लीहुड कितना है, और उस हैज़ार्डस इवेंट अगर होगा तो उससे नुकसान कितना हो सकता है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू आप लोगों को देखना होता है। उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन करके रिस्क का वैल्यू निकालना होता है। अब लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू कैसे निकालना होता है, ये मेरा अगले वीडियो में रिस्क मैट्रिक्स में हम दिखाएंगे। तो वो सब वीडियो आप लोगों को देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो एवैल्यूएशन और रिस्क का मतलब है रिस्क का कितना वैल्यू है वो देखना, तो रिस्क का वैल्यू को कैलकुलेट करना। इसके बाद है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, यानी कि जो जो डेटा हम कलेक्ट किए, जैसे कि हैज़ार्ड क्या क्या है, कौन कौन उससे अफेक्टेड हो सकता है, रिस्क का वैल्यू कितना है, ये सब डेटा रिस्क असेसमेंट के टाइम पे आप लोगों को रिकॉर्ड करके रखना, यानी कि लिख के रखना है। ये होता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। ये रिस्क असेसमेंट के टाइम पे भी काम आ जाएगा, और फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कोई डेटा चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स बहुत ज़रूरी है ये स्टेप। लास्ट स्टेप जो है वो होता है रिव्यू द असेसमेंट। आफ्टर टेकिंग द कंट्रोल मेजर ओवर द हैज़ार्ड वी हैव टू रिव्यू द वैल्यू ऑफ रिस्क एंड हैव टू सी हाउ मच चांसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर रिड्यूस्ड। यानी कि जब वो कंट्रोल मेजर, यानी कि जब रिस्क का वैल्यू हम लोग देख लिए, हैज़ार्ड आइडेंटिफाई कर लिए, तो उस हैज़ार्ड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग हैज़ार्ड जो एलिमिनेशन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, कंट्रोल मेजर प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करके उसको रिड्यूस करते हैं, यानी कि हैज़ार्ड को रिड्यूस करते हैं, हैज़ार्ड को कंट्रोल करते हैं, करके रिस्क का वैल्यू कम करते हैं, यानी कि चांसेस होने का उस हैज़ार्डस इवेंट का, और उस हैज़ार्डस इवेंट से अगर जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसको हम लोग देखते हैं कि कितना रिड्यूस हम लोग कर पाए। तो कंट्रोल मेजर लेने के बाद ये सब हम लोग को रिव्यू करना होता है कि रिस्क का वैल्यू कितना कम हुआ। और 3 तरह का कंडीशन है जिससे आप लोगों को देखना है कि इस कंडीशन अगर होगा तो फिर से एक बार रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है। इफ़ एनी चेंजेस ऑकर इन वर्किंग प्रोसीड्योर, यानी कि जिस वर्किंग प्रोसीड्योर के ऊपर आप रिस्क असेसमेंट बनाए थे, जिस काम के ऊपर, उस काम में अगर कुछ चेंज आ जाएगा तो उसमें आप लोगों को वर्किंग प्रोसीड्योर को देखने के बाद रिस्क असेसमेंट फिर से दोबारा करना पड़ेगा। और एक होता है पीरियडिकली, यानी कि ईयर में एक बार, 6 महीनों में एक बार रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना होता है। और इफ़ एनी एक्सीडेंट ऑकर, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट भी नियर मिस हो जाएगा उस कंट्रोल मेजर लेने के बाद भी, तो फिर से रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये था रिस्क असेसमेंट का 5 स्टेप। अगले वीडियो में मैं रिस्क मैट्रिक्स का बात करूँगा और उसके बाद दिखाऊंगा कि एक पूरा रिस्क असेसमेंट फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है, क्योंकि सेफ्टी लोगों के लिए, जो सेफ्टी में काम करता है, रिस्क असेसमेंट फॉर्म फिलअप करना जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग दिखाएंगे पूरा एक फॉर्म फिलअप करके कि कैसे रिस्क असेसमेंट होता है। तो अगर ये सब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें मेरा वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टडी।